हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याणी मैम करंट अफेयर्स चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कितना कार्य करता है। तो आपसे यहाँ पे बेसिकली वर्क यानी कि कार्य के बारे में पूछा गया है। तो आप इसको नॉर्मली फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो। वर्क का फॉर्मूला यानी कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W=F(S). और कार्य कब होता है, जब आप किसी भी वस्तु पर कोई भी बल लगाएं, कोई भी फोर्स लगाएं और साथ ही में वो जो वस्तु है वो अपनी स्थान से डिस्प्लेस हो जाए या अपने स्थान से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तो उसी कंडीशन में यहाँ पर वर्क होगा। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर दीवार को धक्का लगाता है लेकिन दीवार विस्थापित नहीं होती है, तो यानी कि जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाला फैक्टर है ये क्या हो गया, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, तो ये भी ज़ीरो हो गई। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। और वर्क होने के लिए कंडीशन यही है कि आप बल लगाएं और बल लगाने के बाद जिस वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं वो अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य वो कितना होता है। अब यहाँ पर भी सेम सीन है, जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो जहाँ से ये चली है वहीं पे आकर रुक जाती है, यानी कि इस टाइम पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना हुआ, ज़ीरो। और डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है, उसकी द्वारा की गई जो दूरी है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पर किया गया कार्य ये भी ज़ीरो ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बल और त्वरण दिया गया हो तो वस्तु का जो द्रव्यमान है उसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, आपने बल का फॉर्मूला देखा होगा, क्या होता है, F=ma। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर आपके पास बल है साथ ही में एक्सेलरेशन है तो आपको मास बताना है। तो मास को निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप नॉर्मली m निकालना है ना आपको, तो F/a हो जाएगा मास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस आ जाता है, इस चीज़ का व्याख्यान करता है। तो देखिए, जो न्यूटन है, न्यूटन ने बेसिकली लॉज ऑफ मोशन दिए थे, और कितने दिए थे, 3 दिए थे, ठीक है। तो उसमें से जो थर्ड वाला है वो ये बताता है कि अगर कोई भी वस्तु को आप किसी चीज़ से टकराते हो तो वो टकराकर वापस आ जाती है, इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन का फोर्स। तो ये कौन से नियम में है, तो ये है तीसरे नियम में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, दीवार पर फेंकी हुई गेंद वो टकराकर वापस आती है, तो ये तीसरे नियम की व्याख्या करती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम ये किस पर लागू होता है। तो देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल है ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब कि आप किसी भी वस्तु पर इसको अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई होगा। कंडीशन क्या रहती है कि दो वस्तु हो जिनका कुछ स्पेसिफिक मास हो और उनके बीच में कोई दूरी होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ग्रेविटेशनल लॉ जो है ये अप्लाई हो जाता है। तो ना तो ये किसी दो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बीच की बात करता है, बल्कि ये किसी भी पेयर का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आकर्षण बल अधिकतम होता है किसके बीच में, तो वो होता है सॉलिड यानी कि ठोस के बीच में। हमें पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो इसमें जो सॉलिड है यहाँ पर मैक्सिमम आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन की बात की है। अब देखिए, परिवर्तन 2 तरीके के होते हैं, एक तो केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज। और यहाँ पे आपसे केमिकल चेंज की बात की गई है, और केमिकल चेंज का सबसे अच्छा जिक आप कह सकते हो समझने के लिए वो ये होता है कि वो किसी नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं,
केमिकल चेंज कहते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद वो अपनी मूल अवस्था में, जिस अवस्था में वो ओरिजिनली होते हैं, उसमें वापस नहीं आते। अब आप ऑप्शन को देखिए, लास्ट में क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन यानी कि लोहे का चुंबकीयकरण। अगर आप कोई भी आयरन का पीस अगर वो मैग्नेटाइज हुआ है तो आप उसको डीमैग्नेटाइज ईजिली कर सकते हो, तो ये ऑप्शन कट गया। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, अगर कोई चीज़ गर्म हुई है तो वो ठंडी वापस से हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। CO2 से सूखी बर्फ़ बनाना, तो आप सूखी बर्फ़ से वापस से CO2 में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मक्खन को खट्टा कर दिया तो वापस से आप उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है किसका, केमिकल चेंज का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र ये किससे दिखाया जाता है। तो देखिए हमारे पास एटम होता है, एटम में अंदर न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बाहर जो है अलग अलग शेल्स होती है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे ये एक फॉर्मूले से डिसाइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2n²। n यहाँ पर होती है कि जिस कक्ष की आप बात कर रहे हैं उसमें, जैसे कि n अगर हमने फर्स्ट लिया तो क्या आएगा 2, यानी कि पहली कक्षा में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट यानी कि सेकंड सेल 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8, यानी कि सेकंड सेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो। तो किस कक्ष में कितने एटम्स आने हैं इसका पता लगाते हैं हम 2n² से, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। तो परमाणु का जो नाभिक मॉडल है वो सबसे पहले खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। फिर है, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है परंतु भिन्न परमाणु संख्या होती है क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो एलिमेंट जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है आइसोबार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर या एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्गन, पोटेशियम या कैल्शियम आप ले सकते हो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18, लेकिन इन सभी के मास क्या है, इक्वल है, यानी कि 40 40 40। तो यहाँ पे मास नंबर इक्वल है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इन्हीं को क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। नेक्स्ट है, म्यूटेरिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो म्यूटेरिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम बताना है तो ये होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। रासायनिक सूत्र जो है इसका NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम। तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका उपयोग जो है वो पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़ों को चमक पैदा करने में, इन सभी में यूज़ होता है। वहीं बात करें सोडियम कार्बोनेट की तो ये वॉशिंग सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक होता है और सोडियम थायोसल्फेट इसका उपयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। अब देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो कार्बन के कितने एटम हैं यहाँ पर, तो ये है 6, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। वहीं अगर पूछते हाइड्रोजन का तो वो होते 12 और ऑक्सीजन का पूछ तो ये भी होते कितने, 6। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही या फिर गलत है। तो आपसे 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। इसमें पहला है कि सोडियम का लैटिन नाम ये नेट्रियम होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है और इसी को नेट्रियम कहते हैं। और चांदी का लैटिन नाम ये अर्जेंटम होता है क्योंकि इसको हम Ag से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलेंटियोलॉजी। कई बार इंग्लिश में नाम दे के रखते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनको इंग्लिश में भी एक बार देखिएगा।
नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी, किसका अध्ययन होता है। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है ये एक प्रकार से जो पॉइजन है, जो जहर है, उसका अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वज़न कितना होता है। तो मानव के मस्तिष्क की बात करें तो इसका जो रेंज रहती है वज़न की वो वैसे तो 1350 कहते हैं, लेकिन आप इन बिटवीन अगर बात करें तो 1200 से लेके 1400 के बीच में आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो देखिए जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है या फिर फोटोसिंथेसिस कह लो आप, तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा वहाँ पर यूज़ होती है वो होती है सोलर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका है ये लगता है बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस या फिर तपेदिक के लिए। टीबी की जब बीमारी होती है तो उस कंडीशन में बीसीजी का टीका इस्तेमाल किया जाता है। इसे यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। इसमें जीवाणु शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो लंग्स पे यानी कि फेफड़ों पे पड़ता है। और ये एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक जीवाणु से होता है। फिर है डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। तो डीपीटी की वैक्सीन आपने सुनी होगी। तो ये बेसिकली होता है डिप्थीरिया, पर्टुएसिस और टिटेनस। तो यहाँ पे पी किसको शो करता है, तो ये करता है पर्टुएसिस को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। तो ईसीजी ये क्या होता है, सबसे पहले ईसीजी की फुल फॉर्म देखिए। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये किस चीज़ में मतलब लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो शब्द यहाँ पर आ गया, तो बेसिकली ये रिलेट किससे करता है, ये करता है हृदय से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाइटिगर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो 5 टाइप की थी जो कि व्हाइटिगर ने दी थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि उन पाँचों के पाँचों किंगडम के नाम क्या हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। नेक्स्ट है एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। तो किसी भी पशु की शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज ये की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आदर्श गैस यानी कि नोबल गैस नहीं है। तो नोबल गैस कौन सी होती है, मैंने कई बार आपको बताया, नोबल गैस वो जो किसी भी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती, वो खुद में कंप्लीट होती है। और पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाला आपका ग्रुप ये देखने को मिलेगा 18, इसमें नोबल गैस प्रेजेंट होती है। तो इनमें से जो ब्रोमीन है वो एक नोबल गैस नहीं है, बल्कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, वो ग्रुप नंबर 17 यानी कि हेलोजन फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से एक उदासीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को किस रूप में लिखा जाता है। तो इसको लिखते हैं हम एसिड प्लस बेस। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो किस चीज़ को फॉर्म करते हैं, तो वो बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा क्षार प्लस अम्ल बनता है लवण और जल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है धातुई अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए जब भी कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो उस कंडीशन में देखिए NaCl और साथ ही में हाइड्रोजन बन जाएगा, मतलब कि एक साल्ट बनेगा और साथ ही में हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज़ होगी। ये बैलेंस इक्वेशन है। तो क्या क्या फॉर्म हो रहा है, लवण और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये किस चीज़ को दर्शाता है। पीएच मान के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि एक स्केल होती है जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताती है। 0 से लेकर 14 तक की नंबरिंग होती है, बीच में न्यूट्रल होता है। अगर 7 से इधर जाते हो तो बेसिक करेक्टर और इधर आओगे तो एसिडिक करेक्टर, राइट। अब आप अगर इससे इधर की तरफ जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर आएगा। तो इधर जाने पर जो है OH आयन की जो सांद्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें क्या होगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है? तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक ये जाने जाते हैं ई रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? तो द्रव्यमान के लिए देखिए आपको एटलीस्ट 20 तक के सभी एलिमेंट्स के मतलब नंबर और उनके एटॉमिक मास वो याद होने चाहिए। तो यहाँ पे SO2 के बारे में पूछा है, तो SO2 का आप कैसे निकालोगे? तो देखिए S का जो मास होता है वो 32 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। फॉर्मूले में जब आप रखोगे तो 32 + 16 और 16 के कितने मॉलिक्यूल एटम है? 2। तो 32 + 32 गोज़ ऑन टू 64 यूनिट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फुलरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? तो देखिए फुलरीन यानी कि बकमिनिस्टर फुलरेंस ये होता है बेसिकली एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं जिसमें से एक आता है फुलरीन और इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं? पहला ग्रेफाइट, फिर डायमंड और तीसरा है आपका फुलरीन, और इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60। नेक्स्ट है CaOH होल ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैलकुलेट करके। मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये कैल्शियम है इसका मास है 40, ऑक्सीजन इसका है 16 और हाइड्रोजन ये है आपका बेसिकली 1। अब आप मुझे इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए जब भी आप पानी से हाइड्रोजन को अलग करते हो तो उस विधि को कहा जाता है विद्युत विघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में रहता है? जब आप किसी भी पिंड को स्वतंत्र रूप से नीचे गिराते हो तो ऐसी स्थिति में जो पिंड है उसमें भारहीनता की अवस्था आ जाती है, अर्थात जो पिंड है उसका जो भी वेट है वो 0 हो जाता है और परंतु द्रव्यमान वो शून्य नहीं होता। ठीक है, भार और जो द्रव्यमान है यानी कि वेट और मास दोनों में डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भारहीनता वाली सिचुएशन आती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विस्थापन की दर परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? यानी कि जब आप डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु को 8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के साथ समान त्वरण के साथ गतिमान किया जाए तो वस्तु के द्वारा लगाया गया बल कितना होता है? तो फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, F = ma। फोर्स आपको बल यहाँ पे निकालना है, मास 25 और ये कितना दिया गया आपको एक्सेलरेशन, तो ये दिया गया है 8 और यहाँ पे निकल के कितना आएगा 200 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर सभी बलों में क्या होता है? तो देखिए सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। अब देखिए क्या होता है ना कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए जो बल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ इसमें दोनों प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। नेक्स्ट है द्रव्यमान बटे आयतन, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो देखिए डेंसिटी, आपने डेंसिटी का नाम सुना होगा, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसकी बात हुई है यहाँ पे? घनत्व की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो इस वस्तु में निहित ऊर्जा के बारे में आपसे पूछा गया है। यूनिट आप इसकी सही कीजिएगा, मीटर पर सेकंड है ये, ठीक है। तो क्या पूछा है? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv²। मास कितना है आपके पास? 11। वेलोसिटी कितनी है? 5 × 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2 × 275। जब आप इसको कट करोगे तो आएगा अराउंड ये जूल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो देखिए कार्य करने की दर ये क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी मैंने अभी बताया जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हो जाएगी आपका द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर से देखिए बेसिकली मापा जाता है क्या, आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो देखिए पिकोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻⁻12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, न्यूटन डैश के मापन की एक इकाई है। तो देखिए न्यूटन जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं बल के लिए। जब भी बल का हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो यूनिट हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma, जो कि हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से डराइव हुआ है। नेक्स्ट त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, इसकी जो इकाई होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसे आती है कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v-u/t ये बेसिकली फॉर्मूला होता है आपका एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। टाइम की भी होती है सेकंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन के आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। तो लेंस की शक्ति को अगर हम मापें तो वो हम मापते हैं डायोमीटर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई ये क्या होती है। तो रेडियो धर्मिता यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको हम बेसिकली मापते हैं बैक्यूरेल में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। हेनरी बैक्यूरेल वो रिलेट करता है रेडियो एक्टिविटी से, तो उन्होंने अपने ही नाम पर एक ऐसा यूनिट यहाँ पे लिखी है जो कि है बैक्यूरेल। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये होती है स्टिपीस, जो कि कान में देखने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ी ये थाइबोन होती है जिसको फीमर कहते हैं। फिर है, दाब की एसआई इकाई क्या होती है। तो दाब की एसआई इकाई ये होती है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द साइंस, जिसमें हमने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिफरेंट ग्रुप में आप शेयर कीजिए ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस वीडियोज़ को देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।